वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे इस वीडियो में हम एसएसटी की। तो क्लास 7th की बात करेंगे एसएसटी की। एसएसटी में हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। देखिए, पाठ संख्या हमारा 10 चल रहा था और इसके अंतर्गत हमने शुरुआत की थी 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक जो गठन बने हैं उनकी। इसके अंतर्गत हमने पुराने मुग़ल प्रांत की बात की थी कि जो पुराने मुग़ल प्रांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो पुराने मुग़ल प्रांत की बात करें तो सबसे पहले बात की थी हमने हैदराबाद था एक, तो उनकी विस्तार से अभी बात करेंगे। तो एक तो हैदराबाद था, एक था आपका अवध और एक था, आपको ध्यान रखना है, बंगाल। ये पुराने मुग़ल प्रांत थे। पुराने प्रांत किसके? मुग़लों के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि हैदराबाद है, इसकी स्थापना किसने की। तो हैदराबाद के जो संस्थापक है वो आसफ जहाँ। तो मैंने नाम बताया आपको हैदराबाद का, आसफ जहाँ। आसफ जहाँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस, आसफ जहाँ। अवध की बात करें तो ध्यान रखना है कि जो अवध का जो संस्थापक है वो है सादत खान। और बंगाल के जो संस्थापक हैं वो है मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हैदराबाद की संस्थापक कौन है, अवध के कौन हैं, इसके अलावा बंगाल के कौन है। अब बात करते हैं अपन विस्तार से। पहले हैदराबाद की क्या कौन कौन सी घटनाएं घटी थी हैदराबाद के अंदर। तो बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद के जो संस्थापक हैं जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की, उनका नाम मैंने अभी बताया। अगर पूरे नाम की बात करें तो उनका नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ। निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ जो हैदराबाद के संस्थापक हैं। ये कब से कब तक नवाब रहे, अगर उनकी बात करें तो 1700 से लगाकर 1748 तक। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि नाम क्या था हैदराबाद के संस्थापक का। तो निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ। ठीक है, अगर बात करें तो मुग़ल दरबार है, उस मुग़ल दरबार के जो बादशाह हैं, मुग़ल बादशाह, जिनका नाम था फ़र्रुखसियर। इनके दरबार का जो ये आसफ जहाँ है, इनके मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर के दरबार का एक शक्तिशाली सदस्य था, प्रभावशाली सदस्य था। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आसफ जहाँ था कौन जिसने हैदराबाद की स्थापना की। तो मैंने आपको बताया कि जो मुग़ल बादशाह है फ़र्रुखसियर, उनके दरबार का एक शक्तिशाली सदस्य था। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। अगर बात करें इनकी तो उसे सबसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। आसफ खान को बादशाह फ़र्रुखसियर ने सबसे पहले जो अवध है यूपी के अंदर, उस अवध की
सबसे पहले सूबेदारी सौंपी गई थी। अवध का सूबेदार जो संभालने वाला है, अवध के अंदर सब देख रेख करने वाला जो व्यक्ति है, वो जो काम है वो सूबेदार का, वो इस व्यक्ति को सबसे पहले बादशाह ने अवध का सौंपा था। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आराम से याद हो जाएगी किसका सबसे पहले काम सौंपा था, अवध का, ये ध्यान रखना आपको। बाद में इस आसफ जहाँ को ध्यान रखना कि दक्षिण भारत का जो दक्कन भाग है, महाराष्ट्र इधर कर्नाटक का, जो वो काम सौंप दिया। ठीक है, और 1720 से लगाकर 1722 के मध्य ही जो दक्कन प्रांत है उनका सूबेदार होने की वजह से, कब इसके समय हम देखिए 1720 से 22, इस समय जो आसफ जहाँ है वो दक्कन प्रांतों का, दक्षिण भारत के जो प्रांत हैं उनका सूबेदार होने की वजह से इसके पास में अब धीरे धीरे वहाँ के जो स्थान है, वह प्रांत हैं, उन प्रांतों पर उसका नियंत्रण है वो हर प्रकार से दिखाई देता है। वो नियंत्रण है वो एक तो हमें वित्तीय जो नियंत्रण है प्रशासन का, वित्तीय प्रशासन का जो नियंत्रण है वो इसके हाथ में था आसफ जहाँ के। इसके अलावा जो राजनीतिक प्रशासन का जो पूरा नियंत्रण है वो इसके हाथ में था दक्कन का, क्योंकि दक्कन का इसको सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो आसफ जहाँ को सबसे पहले अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसके बाद में 1720 से 22 के समय के दौर की बात करें तो दक्कन प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया, और दक्कन प्रांत में इस समय की जो वित्तीय प्रशासन और जो राजनीतिक नियंत्रण था वो उसके हाथ में था। अब दक्कन में होने वाले जो उपद्रव हैं, जो विद्रोह हैं, और जो मुग़ल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का जो फ़ायदा उठाकर अगर देखें कि जब दक्कन में उपद्रव हो रहे थे, इसके अलावा जो मुग़ल दरबार है उसमें जो प्रतिस्पर्धा का फ़ायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासन बन गया। किसने? आसफ शाह ने। तो आसफ शाह धीरे धीरे जब लगा कि भी अब मुग़ल दरबार में तो बादशाह बने की अब एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही है, और इस प्रकार से उसने फ़ायदा देख करके दक्कन की जो ये सत्ता है यहाँ की, जहाँ का सूबेदार ने उसको नियुक्त किया गया था, उसने अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली और वो वहाँ का वास्तविक शासक बन गया। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखने के वास्तविक वो शासक बन गया। अब आसफ शाह ने अपने जो कुशल सैनिक थे और जो भी प्रशासक व्यक्ति थे उनको उत्तरी भारत से लाया था। आसफ शाह के पास में जो सैनिक हैं या जो प्रशासक है वो उत्तर भारत के थे, और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि दक्षिण में उनको जगह मिल गई, ये शासक बन गया। तो जो इनके साथ में जो भी सैनिक थे उनको भी खुशी हुई कि हम दक्षिण भारत में हमको नए अवसर मिलेंगे, उनको नया अवसर मिला। और उसने मनसबदार नियुक्त किए, जहांगीरें प्रदान की, ताकि लोग जाए नहीं वापस, लोग इनसे प्रेम से संबंध बनाए रखें ताकि इसका शासन व्यवस्थित रूप से चल सकें। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और हालांकि अगर हम देखें तो वह भी मुग़ल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। मतलब ये आखिर मुग़ल बादशाह का तो सेवक था, लेकिन अब वो सारे जो नियंत्रण हैं, वित्तीय नियंत्रण और राजनीतिक, वो अपने हाथ में लेकर चलता था, एक आज़ादी के रूप से शासन करने लग गया था। और इतना स्वतंत्र रूप से शासक था कि न किसी आदेश को वो दिल्ली से कोई निर्देश लेता और न ही दिल्ली के कामकाज में कोई हस्तक्षेप करता था। बस अपने ही मर्जी से वो काम करता, अपने ही नियम चलाता था अपने उस इलाके में। मुग़ल बादशाह तो केवल निज़ाम अल मुल्क आसफ शाह द्वारा पहले से किए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। बस जो आसफ शाह ने जो भी निर्णय लिए हैं, बस मुग़ल जो बादशाह उनकी पुष्टि करते थे, देख रेख करते थे। बाकी ये खुद अपनी मर्ज़ी से नियंत्रण लेते थे, दिल्ली के कोई निर्देश को न लेता न देता, बस अपने काम काज से मतलब था। तो ये भी है कि धीरे धीरे वो किस प्रकार से दिल्ली के जो बादशाह हैं उनसे संबंध सेवक के रूप में बना करके दक्षिण भारत में ये इस जगह पर दक्कन प्रांतों के अंदर शासन करने लग गया था।
अब जो हैदराबाद है, तो हैदराबाद राज्य की बात करें तो पश्चिम की ओर तो देखें तो मराठा के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के लिए देखें तो तेलुगु जो सेना नायक हैं उसके साथ में युद्ध करना पड़ता था। तो हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर से मराठों के विरुद्ध और पठारी जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उसमें जो तेलुगु सेना नायक हैं, तेलुगु सेना नायक हैं, उनके साथ में युद्ध करना पड़ता था। पूर्व दिशा में जो निज़ाम अल मुल्क आसफ जहाँ हैं वो कोरोमंडल तट पर स्थित जो वस्त्र उत्पादन धन संपत्ति जो क्षेत्र हैं उस पर नियंत्रण था। किसका? इस आसफ जहाँ का। और नियंत्रण प्राप्त करना भी उसका ज़रूरी हो गया था हैदराबाद की वजह से, और उसकी इच्छा जगी कि मैं इस कोरोमंडल तट पर जहाँ पर काफ़ी धन संपत्ति है, यहाँ पर जहाँ पर वस्त्र उत्पादन होता है, वहाँ पर नियंत्रण करने की महत्वाकांक्षा रखी। और पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में जो ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। और ये है कि भाई अब इस जगह पर नियंत्रण है, लेकिन जो धीरे अगर हम देखें तो हैदराबाद का जो कोरोमंडल क्षेत्र है जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, और वहाँ पर वो इस जगह पर वस्त्र यानी कपड़े के उत्पादन के बहुत सारे क्षेत्र थे, तो धन संपन्न क्षेत्र था। तो इसको हम देखें तो दक्षिण मराठों का सामना करना पड़ा और दक्षिण भारत में तेलुगु का सामना करना पड़ा। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो भाग है यहाँ पर, इसमें जो ये कोरोमंडल तट हैं, उत्तरी सरकार के कोरोमंडल जो तट हैं वो ये, इसके अंदर जो यहाँ पर व्यापार होता था और यहाँ पर जो वस्त्र उत्पादन होता था हैदराबाद क्षेत्र के अंदर, तो हर किसी का इधर से मुग़ल, इधर से मराठा और दक्षिण तेलुगु सेना नायक, इनको युद्ध झेलना पड़ा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से हैदराबाद की बात हमने की है कि किसने स्थापना की, क्या कंडीशन थी उस समय, कौन से किस प्रकार के आक्रमण हैदराबाद को झेलने पड़े, हमने उनकी भी बात कर ली। हैदराबाद की बात करते हैं अवध की। अवध ठीक है, अवध की बात करते हैं। देखो अवध की बात करें तो अवध की स्थापना है वो बुरहान उल मुल्क सादत खान ने की थी। ठीक है, तो ये तो है निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, और ये बुरहान उल मुल्क सादत खान। ठीक है, इस सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, और जब मुग़ल साम्राज्य का विघटन होने लगा, उसमें टुकड़े होने लगे, और विघटन होने पर जो मुग़ल साम्राज्य का जो राज्य बना, उसमें ये राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था, अवध राज्य। ठीक है, उस समय अगर देखें और वर्तमान समय देखें तो भी अवध एक शक्तिशाली समृद्धशाली प्रदेश था। यहाँ पर गंगा नदी के उपजाऊ मैदान हैं, और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच में जो व्यापार का जो मुख्य मार्ग है वो यहीं अवध से गुजरता है। तो एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो राज्य प्रदेश था वो अवध था। ठीक है, एक तो बात ये ध्यान रखनी है, मतलब यहाँ पर गंगा नदी होने की वजह से हम देखें तो उपजाऊ ज़मीन है, और उपजाऊ ज़मीन की वजह से अगर हम देखें तो काफ़ी समृद्धशाली नगर हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और 1722 के अंदर सादत खान को सूबेदार नियुक्त कर लिया अवध का। अगर बात करें सादत खान की, तो इसने भी अवध की जो सूबेदारी है या जो दीवानी जो न्यायालय या दीवानी जो फैसले हैं या जो फौजदारी है, उनको एक साथ अपने हाथ में ले ली सादत खान ने,
और सूबे के राजनीतिक और वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता सादत खान बन गया। मतलब जिस प्रकार आसफ जहाँ ने हैदराबाद की जो राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, उसी प्रकार सादत खान ने अवध की जो भी सूबेदारी हैं, जो राजनीतिक और वित्तीय और सैनिक जो मामले हैं वो अपने हाथ में ले लिए। ठीक है, ठीक है। तो इसने सादत खान ने अवध की जो राजनीतिक वित्तीय सैनिक मामले जो भी थे वो अपने हाथ में ले लिए। अब सादत खान मतलब बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुग़ल प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हुए मुग़ल द्वारा जो भी यहाँ पर अधिकारी नियुक्त किए थे उनकी संख्या में धीरे धीरे उसने कटौती कर दी। मतलब सादत खान ने अवध के अंदर जो मुग़लों का नियंत्रण जो ज़्यादा था उनको कम करने के लिए यहाँ जो मुग़ल व्यक्ति द्वारा या मुग़ल बादशाह द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए थे उनकी धीरे कटौती करना शुरू कर दिया था, ताकि अवध के अंदर मुग़लों का नियंत्रण कम हो सके। उसने जागीरों की संख्या में भी कटौती की और अलग अलग स्थानों पर जो खाली जगह थे वहाँ पर उसके जो सेवक थे, प्रतिष्ठान या बड़े सेवक, उनको नियुक्त किया। और इसके अलावा धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों और लेखों की जांच की गई। मतलब जिस व्यक्ति को वहाँ पर अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है उसकी पूरी देख रेख, उसके खाते और लेखे जो भी थे उनके सिस्टम की जांच की गई। हाँ, नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा भी सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। नवाब है बन गया और नवाब बनने के बाद में वो जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों से जो राजस्व मिलता था उसकी देख रेख की जाती थी। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी देखें कि जो भी इससे यहाँ जो अनेक राजपूत ज़मींदार और रुहेलखंड के जो अफगान की जो उपजाऊ ज़मीन है उनको भी अपने राज्य के अंदर मिला दिया अवध के इस सादत खान ने। तो राजपूत की जो ज़मींदारी हैं और रुहेलखंड के जो अफगानों की जो उपजाऊ ज़मीन है उसको, उस ज़मीन को भी अपने अंदर मिला दिया। तो सारी देख रेख करने लग गया कि जो भी अधिकारी रखे हैं उनकी धोखाधड़ी रोकने के लिए उनके खातों को, उनके जो लेख जेख है उनके बारे में जांचा गया, देखा गया, फिर अधिकारियों को नियुक्त किया गया और हर प्रकार से एक एक जिलों की जो राजस्व इकाइयाँ हैं उनको देखने का काम भी शुरू हो गया। अब राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय जो सेठ हैं, जो साहूकार लोग हैं, जो महाजन लोग हैं बड़े, उन पर निर्भर था। बस उनसे ही उसको ऋण मिलता था राज्य को। राज्य का राजस्व का जो ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले जो इजारेदार होता था उसको देते थे। तो राज्य का जो राजस्व का जो ठेका है वो उस व्यक्ति को देते थे जो सबसे अधिक ऊंची बोली लगाता था, जिसको हम कहते थे इजारेदार। ठीक है, तो इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता था। इजारेदार क्या करता है कि मैं समय समय पर राज्य को इतना रकम दूंगा, उसको राजस्व प्राप्ति का ठेका उसको दे देते थे। और ये भी है कि स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी भी देते थे। दूसरी ओर से इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दी जाती थी। बस इजारेदार को कर लेने और उसका मूल्यांकन करने के लिए छूट मिलती है कि आप कितना भी कर लगा उसके हिसाब से इतनी रकम राजस्व के रूप में राज्य को मिलनी चाहिए। अब इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार महाजन जैसे नए जो सामाजिक समूह थे उनका राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे और ऐसा धीरे धीरे परिस्थिति भी बदलने लग गई थी उस समय की। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है किस प्रकार से नए नए सिस्टम शुरू हुए और बुरहान उल मुल्क सादत खान की जो राजनीतिक स्थिति वो भी हमें पता लगती है। तो ये सारी बातें अवध की थी। अब बात करते हैं अपन बंगाल की। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और बंगाल के बारे में आप विस्तार से 8वीं क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल की अगर स्थापना की बात करें तो पता होनी चाहिए बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में हुई। ठीक है, और इस मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल
दीदे जो प्रांत था वो मुग़ल नियंत्रण से अलग हो गया और मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नायब बना दिया गया। ठीक है, और यानी मतलब इस प्रांत का जो सूबेदार है वो इसे बना दिया गया प्रतिनिधि के रूप में। और मतलब अगर हम देखें तो कभी औपचारिक रूप से तो सूबेदार नहीं बना है, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। ठीक है, और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य का जो राजस्व प्रशासन व्यवस्था है वो अपने हाथ में ले ली, क्योंकि अपने राज्य को बनाए रखने के लिए राजस्व की जरूरत अत्यधिक होती है, तो राजस्व नियंत्रण भी उसने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से हैदराबाद और अवध के सूबेदारों ने ली। बंगाल में जो मुग़ल प्रभाव को अगर हम देखें कम करने के लिए बंगाल के जो राजस्व का जो बड़े पैमाने पर जो पुनर्निर्धारण करने का जो आदेश दिया इसने कि राजस्व प्राप्त करने का जो अलग निर्धारण था वो दोबारा दिया गया, ताकि मुग़लों का जो नियंत्रण है यहाँ पर कम हो सके। ठीक है, और जितने भी ज़मींदार हैं उनसे बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूला जाने लगा राजस्व बंगाल के अंदर, कि बंगाल में जो ज़मींदार हैं उनसे कर लिया जाने लगा नगद राजस्व के रूप में बड़ी कठोरता के साथ में। जब कोई ज़मींदार भुगतान नहीं कर पाते तो उनकी ज़मींदारी उनसे ज़मीन ली जाती थी और उनको ज़मीन बेचनी भी पड़ती थी। तो ये भी सिस्टम उस समय चल रहा था। ठीक है, तो इसमें अगर हम कुछ बातें देखें बंगाल की, तो बड़े राज्य पुराने मुग़ल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए। सबसे पहले जो भी बड़े राज्य हैं वो जो मुग़ल अभिजात थे, जो मुग़ल बादशाहों के जो विशेष वर्ग के जो शक्तिशाली लोग थे उनके द्वारा स्थापित किए गए, और दिदरे उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में मिले। और विशेषकर देखें जागीरदारी जो व्यवस्था है वो संदेह दृष्टि से भी देखी जाती थी, तो इसलिए वो खुद परमानेंट से भी हम कह सकते हैं वहाँ एक जगह पर सुविधा नियुक्त करने के लिए इस प्रकार से नए नए प्रांत नए नए रियासत के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा बात करें तो जो तीन है जिसकी मैंने बात की, हैदराबाद है, अवध और बंगाल, इसमें सब में राजस्व वसूलने की जो ठेकेदारी है वो इजारेदार को दी जाती थी। ठीक है, और इज्जतदार की जो प्रथा है वो मुग़लों को बढ़िया नहीं लगती थी, जबकि इन्होंने तो ये किया था। 18वीं शताब्दी में जब ये पूरी व्यवस्था भारत में फैल गई तो अलग अलग रूपों में अलग अलग समय में की कंडीशन देखी गई, और इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अवध हैं और हैदराबाद और बंगाल इनकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।